प्रेगनेंसी में हम एस्पिरिन बहुत सारे पेशेंट्स को देते हैं। प्रेगनेंसी जिन लोगों को नहीं रखते उन लोगों को भी हम लोग एस्पिरिन देते हैं। ये एस्पिरिन और जो सिर दर्द के लिए एस्पिरिन लेते हैं डिस्प्रिन 500 मिलीग्राम, उसमें फ़र्क होता है। ये जो प्रेगनेंसी में या फिर इनफर्टिलिटी में हम लोग एस्पिरिन देते हैं वो बेबी एस्पिरिन बोलते हैं, उसको लो डोज एस्पिरिन बोलते हैं। 75 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम की होती है। प्रेगनेंसी में एस्पिरिन क्यों देते हैं? क्या एस्पिरिन लेने से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है? क्या एस्पिरिन सिर्फ हार्ट अटैक और खून पतला करने की ही गोली है? प्रेगनेंसी में एस्पिरिन नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी में एस्पिरिन कब चालू करना चाहिए, कब बंद करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रजत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। एस्पिरिन बेसिकली होता क्या है? एस्पिरिन एक NSAID करके ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जब ये दवाई पहली बार मार्केट में आई थी तो 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आई थी और सिर दर्द के लिए इस्तेमाल करते थे डिस्प्रिन के नाम से। जैसे जैसे आगे बढ़े साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि ये एस्पिरिन जब हम कम डोज में देते हैं, जो लो डोज एस्पिरिन बोलते हैं, तो वो एंटी प्लेटलेट का काम करती है। एंटी प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट्स को इकट्ठा करने को रोकती है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ब्लीडिंग कैसे होती है। जब भी हमारे शरीर में कुछ छिल जाता है, कुछ कट जाता है तो खून निकलता है। उस खून को शुरुआत में बंद करने के लिए बॉडी में ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो काम करते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे से। वो जो होता है उसको ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं, क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं उसको। और वो क्लॉटिंग टाइम लगभग 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट का होता है। थोड़े टाइम के बाद बॉडी में सिग्नल्स, जो भी कोई इंजरी होती है जिसके कारण ब्लीडिंग होती है, वो बॉडी में सिग्नल्स भेजती है और उस जगह कीमो अट्रैक्टेंट्स फोर्स के कारण प्लेटलेट्स वहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं और वो क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं। प्लेटलेट प्लग बोलते हैं उसको। वो नेचुरल बॉडी का मैकेनिज्म है जिसके कारण हमारा खून ब्लीडिंग बंद होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं बॉडी में जिसमें ये हमारा जो ब्लीडिंग पाथवे होता है, कोएगुलेशन पाथवे होता है, वो हाइपर एक्टिवेटेड रहता है। ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं बहुत सारी कंडीशंस में, जिसमें ऑटो इम्यून कंडीशंस में जिसमें प्लेटलेट्स ऑलरेडी ओवर एक्टिवेटेड रहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर ओवर एक्टिवेटेड रहते हैं। उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जहाँ होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्टेरियल्स होते हैं, वहाँ ये प्लेटलेट प्लग्स फॉर्म हो जाते हैं और उसके कारण उन जगहों पर ब्लड नहीं पहुँचता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहाँ जाके ब्लड नहीं पहुँचता है तो वहाँ जाके डैमेज होने के चांस रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग बेबी एस्पिरिन, लो डोज एस्पिरिन यूज़ करते हैं ताकि वो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को स्टॉप कर सके, माइक्रो थ्रोम्बोई को स्टॉप कर सके और उस जगह का सर्कुलेशन मेंटेन कर सके। जब शुरुआत हुई तो लोगों ने इसको ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ये सारी कंडीशंस में यूज़ करना स्टार्ट किया था, जो कि बहुत सही चीज़ है। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट को पता चला कि ये प्रेगनेंसी में भी ये सारी कंडीशंस पॉसिबल हैं। प्रेगनेंसी भगवान ने एक प्रो कोएगुलेंट कंडीशन बनाई है। प्रो कोएगुलेंट का मतलब है जब भी कोई भी डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन, उस डिलीवरी में जब प्लेसेंटा सेपरेट होती है यूट्रस से तो उस प्रोसेस में बहुत सारी ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए एक नेचुरल मैकेनिज्म भगवान ने बनाया है कि सारी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा, ब्लड के अंदर कोएगुलेंट फैक्टर्स बढ़ते हैं और प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। लेकिन कुछ केसेस, इसलिए उसको हम लोग प्रेगनेंसी इज़ ए प्रो कोएगुलेंट कंडीशन बोलते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में ब्लड जल्दी जाम हो जाता है, जल्दी थ्रोम्बस हो जाता है। लेकिन कुछ फीमेल्स में जिनमें आगे जैसे मैंने बोला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे थायराइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटस, SLE, जोगेरेन सिंड्रोम, या फिर एप्ला एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट, एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हैं। उनमें हम लोग एस्पिरिन का यूज़ करते हैं, बेबी एस्पिरिन, लो डोज एस्पिरिन का यूज़ करते हैं और वो हमको बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब सवाल ये आता है कि प्रेगनेंसी में क्या हमको एस्पिरिन सारे पेशेंट्स में यूज़ करना चाहिए?
देखिए, मैंने जैसे बोला, हमको ये सारी चीज़ें एंटी ऑटोइम्यून सिंड्रोम पेशेंट तो हमको आके बोलेगा नहीं कि हमको ऑटोइम्यून सिंड्रोम है। हमको पेशेंट की हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। पेशेंट की हिस्ट्री में कौन से, अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है तो उसमें ऑटोइम्यून सिंड्रोम होने के चांस ज़्यादा है। अगर पेशेंट का पास हिस्ट्री में पेट के अंदर बच्चा मर गया है, पेशेंट के मल्टीपल अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, पेशेंट का बार बार आईवीएफ फेलियर हुआ है, या फिर इनफर्टिलिटी कंसीव्ड पेशेंट है, या आईयूआई या आईवीएफ से प्रेगनेंसी रही है, या फिर उसको पेशेंट को फ्रोज़न एम्ब्रियो साइट ट्रांसफ़र के बाद प्रेगनेंसी रही है, या फिर पेशेंट ओबीज है, या फिर पेशेंट को थायराइड का डिजीज़ है, या पेशेंट को आर्थराइटिस का डिजीज़ है, या फिर पेशेंट को गुजराती में जो जॉइंट्स की स्वेलिंग है उसका डिजीज़ है। तो ये सारे अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, या फिर पेशेंट को पास हिस्ट्री प्रीवियस प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ा था, कन्वल्जन आया था, इक्लेम्शिया हुआ था, या पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस की हिस्ट्री है, या फिर पेशेंट पहले से क्रोनिक हाइपरटेंसिव है, या फिर पेशेंट को किडनी की ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की हिस्ट्री है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम की हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट्स में तो हमको एस्पिरिन ज़रूरी मस्ट है, कंपलसरी है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में ऑटो इम्यून सिंड्रोम पहले से पेशेंट को पता नहीं होता है, और प्रेगनेंसी में पहली बार मैनिफेस्ट होता है, प्रेगनेंसी उसको अनकवर करता है। इसलिए हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में क्या किया है, अगर पेशेंट को हम लोग रूटीन सारे पेशेंट्स को एस्पिरिन चालू करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो थोड़े से नॉलेजेबल होते हैं, जो गूगल पढ़ के आते हैं, या फिर इनको केमिस्ट के बाहर से दवाई लेते हैं, उनको बोलते हैं कि आपके डॉक्टर को पता नहीं कि आपको प्रेगनेंसी है, ये तो खून पतला करने की गोली है। और सारे पेशेंट आके हमको बोलते हैं कि सर आपने खून पतला करने की गोली नहीं दी, क्यों दी है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। एस्पिरिन कितनी पावर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम। अगर पेशेंट का वज़न बहुत कम है फीमेल का, तो हम लोग 50 मिलीग्राम, लगभग 40-50 के बीच में है तो 50 मिलीग्राम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 50 मिलीग्राम बहुत पहले स्टार्ट करते थे, अभी रूटीन स्टडीज़ 75 और सारे पेशेंट्स में लगभग 150 मिलीग्राम हम लोग स्टार्ट करने का बोलते हैं। आइडियली ये एस्पिरिन हमको 12 वीक्स के बाद स्टार्ट करनी चाहिए, पर जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना बेटर है। 12 वीक्स का लैंडमार्क क्यों बोलते हैं कि जो प्लेसेंटा, हमारे ह्यूमन बींग्स में जो प्लेसेंटा होती है वो हीमोकोरियल फॉर्मेशन होती है। जो बच्चे की जो डेसिडुआ होती है और यूट्रस का जो मायोमेट्रियम होता है, उसके अंदर जब डेसिडुआ मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड करती है, तो मायोमेट्रियम के अंदर जो स्पाइरल आर्टेरियोल्स होते हैं, उसकी जो मस्कुलर लेयर होती है, वो मस्कुलर लेयर बहुत पावरफुल होती है। वो मस्कुलर लेयर को एकदम पतली कर देते हैं, और वो पतली करने के बाद वहाँ वो साइनसिस बन जाते हैं, ताकि बच्चे से माँ से बच्चे में ब्लड सप्लाई अच्छे से आ सके और लो प्रेशर सर्कुलेशन रह सके। ये प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन होता है वो लगभग 7, 8, 9 वीक से स्टार्ट होकर 12 वीक्स तक कंप्लीट होता है। जिन भी पेशेंट्स में ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन डिफेक्टिव हो, प्रॉपर हाई प्रेशर सर्कुलेशन से लो प्रेशर सर्कुलेशन में कन्वर्ट नहीं हो, उनमें यूट्राइन आर्टरी की रेजिस्टेंस 12 वीक्स पे हाई बताते हैं। ऐसे 12 वीक्स पे हाई अगर यूट्राइन आर्टरी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, यूट्राइन आर्टरी पीआई ज़्यादा हो, वो पेशेंट्स में छठे, सातवें, आठवें, नौवें महीने में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। वो पेशेंट्स में फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, और वो पेशेंट में प्री एक्लेम्शिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में तो हमको रूटीनली 150 मिलीग्राम एस्पिरिन स्टार्ट करना ही चाहिए। सारा कोई एक अच्छा फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हो जो 12 वीक्स का, 11 वीक्स का एंटी स्कैन में हमको ये सारी चीज़ें बताए, अपार्ट फ्रॉम निकल ट्रांसलूसेंसी, अपार्ट फ्रॉम डक्टस विनोजस फ्लो, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ ए वेव, प्रेजेंस ऑफ ए वेव, अपार्ट फ्रॉम बाकी सारी चीज़ें, ये भी यूट्राइन आर्टरी रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमको प्रोडिक्शन में इंपॉर्टेंट मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा पूछेंगे कि अगर यूट्राइन आर्टरी पीआई में ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो उससे बीपी कैसे बढ़ेगा। आपको समझना पड़ेगा, यूट्राइन आर्टरी बच्चे के ब्लड को सप्लाई करती है, और उसका रेजिस्टेंस का मतलब है माँ के हृदय से हार्ट, बच्चे की यूट्रस में जाने वाला ब्लड को फोर्स मिल रहा है। तो अगर उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, वो उसकी आर्टेरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण, दैट मीन्स कि अगर अभी लो प्रेशर सर्कुलेशन में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो जब लास्ट में 7वें, 8वें महीने, 9वें महीने में जब बच्चे को ब्लड सप्लाई ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी,
तो बच्चे को और ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, और उस ब्लड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए माँ का हार्ट ज़्यादा काम करेगा, कार्डियक आउटपुट वो बढ़ाएगा, और जब उसके कारण माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ये प्री एक्लेम्पसिया का ब्लड प्रेशर बढ़ने का रीज़न है। लेकिन वो ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक लिमिट होती है, और उस ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण फिर भी अगर जितना सिवियरिटी, जितना डिफेक्टिव प्लेसेंटेशन है, उसके कारण ब्लड सप्लाई बच्चे में कम जाएगा, और उसके कारण बच्चे का ग्रोथ कम होगा, बच्चे के आजू बाजू में पानी कम होगा, और बहुत ज़्यादा सिवियर है और हमने एस्पिरिन नहीं चालू किया, तो या तो पेशेंट कन्वल्स कर सकता है, खींच आ सकती है, या फिर बच्चे के अंदर, पेट के अंदर मर सकता है, IUFD हो सकता है। इसलिए ऐसे केसेस में एस्पिरिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने जैसे बताया कौन से केसेस में हम एस्पिरिन चालू करते हैं। आगे की प्रेगनेंसी में अगर एबॉर्शन की हिस्ट्री है, मल्टीपल एबॉर्शंस की हिस्ट्री है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, IVF फेलियर्स हैं, रिकरेंट IVF फेलियर्स हैं, IVF कंसीव्ड प्रेगनेंसी है, लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी कंसीव्ड प्रेगनेंसी है, पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, पेशेंट को पास हिस्ट्री में कन्वल्जन था, हाइपरटेंशन था, पहले पेट के अंदर बच्चा मर चुका है, या फिर पहले बच्चे का वज़न कम आया है, या फिर उसका बच्चे के आजू बाजू पहले पानी कम था, या मदर ओबीज है, मदर की एज ज़्यादा है, या फिर मदर को डायबिटीज़ है, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ था। तो ऐसे केसेस में तो हमको एस्पिरिन रूटीन चालू करना ही चाहिए। जब भी हम लोग एक से ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है तो उसमें मिनिमम 150 मिलीग्राम हमको एस्पिरिन चालू करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि क्या एस्पिरिन चालू करने से अगर कट गया, चोट लग गई तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रहती है। आंसर है नहीं। अगर उसको थोड़ा सा कोई भी जहाँ भी ब्लीडिंग होता है आप उसको प्रेशर रखेंगे, आइस एप्लीकेशन करेंगे, 5 से 7 मिनट के अंदर ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि खून बाल्टियों की तरह गिरेगा, ऐसा नहीं है। एस्पिरिन प्रेगनेंसी में अगर हमने शुरू किया तो हमको कब बंद करना चाहिए? अगर हमने प्रेगनेंसी में शुरू किया तो आइडियली हमको डिलीवरी के 7 से 10 दिन पहले बंद करना चाहिए। कन्वेंशन ऐसा बोलता है कि आप 34 to 36 वीक्स पे बंद कर दो, पर मैं नॉर्मली ऑलमोस्ट टिल वेरी लास्ट चालू रखता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 to 10 डेज़ का टाइम इसलिए बोलते हैं, जो एस्पिरिन की प्लेटलेट्स पे एक्शन रहती है वो 7 to 10 डेज़ के अंदर रहती है, और अगर आपने 10 दिन हो गए एस्पिरिन बंद करे हुए तो एस्पिरिन की एक्शन आपकी बंद हो जाती है। एस्पिरिन ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल करता है? आंसर है नहीं, लेकिन एक बॉडी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल का एक मैकेनिज़्म होता है। जब हम लोग लेटते हैं या सुपाइन पोजीशन में होते हैं तो नॉर्मली बॉडी का ब्लड प्रेशर फॉल होता है, और उस फॉल को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी का रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और एस्पिरिन उस ब्लड रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम के द्वारा ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकता है। इसलिए कोई भी फीमेल जो हाइपरटेंसिव है उसमें एस्पिरिन मदद करता है। ऐसा नहीं है कि एस्पिरिन आपका ब्लड कम करता है। अगर हम लोग एस्पिरिन हमको रोज़ लेना चाहिए, लेकिन रोज़ प्रेफरेबली एक टाइम लेना चाहिए, प्रेफरेबली खाना खाने के बाद लेना चाहिए। कुछ लोगों को एस्पिरिन लेने से गैस, एसिडिटी, घबराहट की तकलीफ़ होती है, पर यकीन मानिए मेरी प्रैक्टिस में 15 से 20 साल हुए हैं, लगभग सारे पेशेंट को मैं एस्पिरिन देता हूँ। सारे इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को भी एस्पिरिन देता हूँ। हालांकि कॉकरेन की स्टडीज़ ऐसा बोलती हैं कि इनफर्टिलिटी में आप एस्पिरिन दो या ना दो, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। पर जैसे मैंने आपको बताया, एस्पिरिन का जो मैकेनिज़्म है वो आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है। जैसे सामान्य भाषा में बोलूँ तो खून को पतला करता है, और यूट्रस की स्मॉलर आर्टरीज जो होती हैं, जो आर्टेरियोल्स बोलते हैं, और ओवरी की ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है। और जो भी हम लोग विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, हार्मोन्स देते हैं वो यूट्रस और ओवरीज तक ज़्यादा पहुंचते हैं। एग और एंडोमेट्रियम की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, और जब एग और एंडोमेट्रियम की क्वालिटी इम्प्रूव होती है तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस इम्प्रूव होते हैं। और स्पेशली हमने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि इनफर्टिलिटी तब होती है जब बॉडी में फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो, पेशेंट ओबीज हो, स्ट्रेस में हो, हाइपरटेंसिव हो, ऑटोइम्यून फैक्टर्स ज़्यादा हो, बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।
एस्पिरिन से जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो जीआई डिस्टर्बेंस होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस होते हैं, गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, पर वो मोरलेस 7 to 10 days के लिए रहते हैं, फिर बाद में कंट्रोल कर जाते हैं। अगर कोई एक दिन के लिए एस्पिरिन बंद कर दे तो उससे कोई नुकसान होगा? आंसर है नहीं। अगर आप डेली ले रहे हैं तो एक आध दिन एस्पिरिन बंद करने में कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एस्पिरिन रोज़ लें तो बेटर। तो ये एक छोटा सा हमने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमको आके क्वेरी करते हैं कि सर आपने ये एस्पिरिन क्यों दी, और प्रेगनेंसी में तो ये ज़रूरत नहीं है, खून पतला करने की गोली हमको प्रेगनेंसी में ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। होपफुली आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और मैं ये बोलूँगा कि आपको एस्पिरिन लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, बाय बाय।